तो रोमन साम्राज्य में पहली बार कानून को संहिताबद्ध किया गया और उसे जस्टिसियन कानून का नाम दिया गया। यह कानून लैटिन भाषा में संकलित हुआ और सारे विश्व में बाद में आज तक बनने वाले कानूनों का आधार बना। इसमें पहली बार न्याय को परिभाषित व संहिताबद्ध किया गया। इसके अनुसार न्याय प्रत्येक को उसका दे देने की एक निरंतर व अनवरत इच्छा है। द कॉन्स्टेंट एंड परपेचुअल बिल टू रेंडर टू ईच हिज ड्यूज, यानी कि न्याय प्रत्येक को उसका दे देने की एक निरंतर व अनवरत इच्छा है, जो किसी सरकार या समुदाय के अंदर हो सकती है। फिर मध्यकालीन न्याय, तो सेंट अगस्टाइन, पुस्तक का नाम है द सिटी ऑफ गॉड। लौकिक राज्य या ईश्वरीय राज्य, व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन ही न्याय है। तो अगर हम जो ईश्वरीय राज्य है या जो दैवी इच्छा से बना राज्य है और उसका जो राजा है, अगर हम उसकी इच्छाओं का पालन कर रहे हैं तो उसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो वही न्याय है, अथवा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही न्याय है। जिन राज्यों में न्याय नहीं, वो केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। थॉमस एक्विनास सुम्मा थियोलॉजिका में समानता न्याय का मौलिक गुण है, ऐसा बोलते हैं, समानता न्याय का मौलिक गुण है। फिर आधुनिक न्याय, मॉडर्न जस्टिस, तो इसमें डेविड ह्यूम, बेंथम, जेम्स मिल व उपयोगितावादियों के अनुसार न्याय का अर्थ नियमों का पालन है, क्योंकि नियमों की सार्वजनिक उपयोगिता है। तो ये क्या मानते हैं कि न्याय का क्या नाम है, न्याय का अर्थ क्या है कि नियमों का हम पालन करें, क्योंकि नियमों की सार्वजनिक उपयोगिता होती है। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख ही न्याय का आधार है। तो अगर आप अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख इंश्योर कर पा रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ आप हित कर पा रहे हैं, तो यही न्याय है। तो अगर आपने 51% लोगों के साथ भी न्याय कर दिया या उनको सुख पहुंचा दिया, उनके प्लेजर को इंकरेज कर दिया, तो यही न्याय है। सबसे ज्यादा संख्या की सबसे ज्यादा खुशी न्याय का उद्देश्य है। सबसे ज्यादा संख्या यानी आप मैक्सिमम लोगों को खुश करने का प्रयास करिए, यही है न्याय। इस प्रकार न्याय गणना का मामला है, यानी कि अगर 51% भी है तो न्याय है, भले ही 49% लोग इसे सफर करें। तो यह गणना का मामला है, गुणात्मकता इसमें नहीं है कि आप भले ही जो 49% लोग हैं उनके न्याय उनके साथ आप उनके हितों को आप दरकिनार कर दीजिए, उससे इसको मतलब नहीं। उपयोगितावादी न्याय में एक यह कमी है कि यह मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं है। तो अगर किसी एक व्यक्ति को मारने से 100 लोगों को मजा आ रहा है, तो ये मानता है कि उस व्यक्ति के मर जाना ही सही है। प्रत्येक व्यक्ति को दे क्या है, यह अलग अलग विचारक अलग अलग तरह से मानते हैं। जैसे हॉब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की सुरक्षा चाहता है, इसलिए अगर राज लेवियाथन उसे सुरक्षा प्रदान कर सकता है तो यह राज्य न्यायपूर्ण है। तो हॉब्स क्या मानता है कि अगर जैसे कि हॉब्स का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा चाहता है, और अगर एक राज्य हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने में सफल हो जाता है तो यही उस राज्य के लिए न्याय है। फिर समकालीन उदारवादी विचारकों के न्याय संबंधी विचार, तो इसमें समतावादी आते हैं, समुदायवादी आते हैं और स्वेच्छातंत्रवादी आते हैं। तो समतावादी में यानी इगैलिटेरियन थिंकर है, लिबरल इगैलिटेरियन थिंकर, इसमें जॉन रॉल्स आते हैं। उनकी पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में आई थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, और जस्टिस एज फेयरनेस, ये 2001 में आती है। फिर समुदायवादी हैं, उनमें माइकल वाल्जर है, उनकी पुस्तक 1983 में आई थी, द स्पीयर ऑफ जस्टिस। तो अब स्वतंत्रवादियों को देखते हैं। इन्हें न्यो लिबरल भी कहा जाता है, इन्हें न्यो राइट भी कहा जाता है, और इन्हें लिबर्टेरियन थिंकर भी कहा जाता है। तो इसमें हेयाक है और नॉजिक दो महत्वपूर्ण थिंकर हैं। हालांकि मिल्टन फ्रीडमैन भी महत्वपूर्ण थिंकर इसमें है। तो जो हेयाक है उसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं रोड टू सर्वडम 1944 में आती है। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में आती है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। फिर लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973 में आती है, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस 1976 में आती है। तो इनका सन याद रखिएगा, रोड टू सर्वडम, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। और नाजी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, 1974 में आती है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। जॉन रॉल्स, न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो अगर पूछा जाए कि न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत किसने दिया है, तो ये जॉन रॉल्स ने दिया। राज्य का सामाजिक समझौता सिद्धांत किसने दिया है, तब नाम आएगा हॉब्स, लॉक और रूसो का। लेकिन अगर न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत पूछा जाए तो ये रॉल्स का है। जॉन रॉल्स उदार समतावादी है, लिबरल इगैलिटेरियन थिंकर। तो इसमें लिबरलिज्म तो पाया जाता है, जहां पर ये बात करता है कि सभी को समान स्वतंत्रता दी जाए, मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल। ये स्वतंत्रता की बात तो करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये
अवसर की समानता की बात करता है, जहाँ पर हमने देखा था कि 2b में ये अवसर की समानता की बात करता है, और 2a में ये क्या बात करता है, ये विभेद का सिद्धांत यानी डिफरेंस प्रिंसिपल देता है, यानी कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो हास्याकृत समाज है या हास्याकृत लोग हैं, उनका भी फायदा हो। तो ये दोनों चीजों को साथ जोड़ने का प्रयास करता है। तो ये लिबरल्स की भी कुछ बात लेता है, और जो सोशलिज्म है या सोशलिस्ट है थिंकर्स हैं, उनकी भी कुछ बात लेता है। जॉन रॉल्स यूएसए के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था। रॉल्स का न्याय सिद्धांत यूएसए के 1960 के दशक में चले नागरिक अधिकार आंदोलन व नजातीय संघर्ष श्वेत अश्वेत के मध्य की पृष्ठभूमि में उभरा था। तो जो हमने रॉल्स को पढ़ा था, हमने देखा था कि उस समय जो यूएसए था एक बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन से गुजर रहा था, अनस्टेबिलिटी से गुजर रहा था, जहाँ पर वियतनाम वार भी चल रहा है, फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी थी, फिर वहाँ पर नागरिक अधिकार आंदोलन भी चल रहे थे, फिर जो देशियल जो संघर्ष है वो भी चल रहा था श्वेत अश्वेतों के मध्य। तो ये इस पृष्ठभूमि में रॉल्स ने अपने न्याय का सिद्धांत दिया था। रॉल्स न्याय के प्रति इतना प्रतिबद्ध था कि उसने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में आती है कि आरंभ में ही लिख दिया कि जैसे सत्य जीवन का प्रथम सद्गुण है, वैसे ही न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। तो जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी सोशल इंस्टीट्यूशन एज ट्रूथ इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी पॉलिटिकल थिंकिंग। फिर न्याय एक राजनीतिक मूल है, पॉलिटिकल वैल्यू नहीं बल्कि एक मानक है। न्याय क्या है? एक मानक है। तो न्याय एज अ नॉर्म, हम इसे एक मानक की तरह देखते हैं, जहां पर हम लोग स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों को हम इसमें कसौटी पर कस सकते हैं। तो ये एक मूल्य नहीं है, पॉलिटिकल वैल्यू नहीं, बल्कि एक मानक है, जहां पर हम स्वतंत्रता, समानता इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। स्वतंत्रता, समुदाय व कार्यकुशलता जैसे दूसरे राजनीतिक मूल्यों को इस तरह न्याय राजनीतिक मूल्य नहीं। तो स्वतंत्रता, समुदाय या कार्यकुशलता जैसे दूसरे राजनीतिक मूल्यों की तरह न्याय राजनीतिक मूल्य नहीं है। न्याय एक मानक है जिसके द्वारा हम दूसरे मूल्यों के महत्व को नापते हैं। तो हम स्वतंत्रता, समानता के महत्व को न्याय के माध्यम से समझ सकते हैं। इसलिए आप पहले चूंकि कोर्स में स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले न्याय के बारे में चर्चा की गई। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत मूलतः कांटवादी है। तो ये कांट से बहुत ज्यादा प्रभावित है कि हर व्यक्ति को अपने आप में साध्य मानो। कोई भी व्यक्ति दूसरे के लिए साधन या एज अ टूल नहीं यूज किया जाना चाहिए। इसमें कांट की नैतिक प्रतिस्थापनाओं का सहारा लेकर उपयोगितावाद का प्रभावी विकल्प प्रस्तुत किया गया। रॉल्स के अनुसार न्याय का आधार नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन है, यानी रेशनल थिंकिंग है वो न्याय का आधार होना चाहिए, नैतिकता या एथिकलिटी नहीं होना चाहिए। रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत के स्पष्टीकरण के लिए लॉक, रूसो व कांट द्वारा वर्णित सामाजिक समझौता प्रणाली का उपयोग किया है। रॉल्स का न्याय सिद्धांत उपयोगितावाद की मान्यताओं के खिलाफ तैयार किया गया। तो बेसिकली जो रॉल्स है, हमने पहले भी पढ़ा है कि ये उपयोगितावाद का खंडन करता है, उपयोगितावाद के खिलाफ अपने सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो क्योंकि उपयोगितावाद मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की बात करता है, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की बात करता है। तो अगर 99% लोगों का हित हो रहा है और 1% का हित अहित हो रहा है, या इवन जो 51% लोगों का हित हो रहा है, 49% लोगों का अहित हो रहा है, तो इसमें उपयोगितावादी अपने आप को प्रसन्न मानेंगे, या मानेंगे कि न्याय आपने कर दिया, एक न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना हो चुकी है। लेकिन क्या ये 49% या 1% लोगों का हित कुछ मायने नहीं रखता है? क्या उनकी डिग्निटी नहीं है? क्या उनकी डिग्निटी नहीं है? तो रॉल्स उनकी भी डिग्निटी की बात करता है। इसलिए वो उपयोगितावाद का खंडन करता है। जॉन रॉल्स प्रक्रियात्मक न्याय व तात्विक न्याय को मिला देता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोसीजरल जस्टिस और सब्सटेंटिव जस्टिस को मिला देता है। प्रोसीजरल जस्टिस को कैसे मिलाता है? वो अवसर की समानता की बात करता है कि सभी को अवसर समान दिए जाएंगे। लेकिन अगर इससे भी लोगों का भला नहीं हो सका, तो फिर आप विभेद का सिद्धांत लाइए, यानी डिफरेंस प्रिंसिपल लाइए, और जो लोग हास्याकृत हैं या बॉटम ऑफ द पिरामिड में हैं, उनके साथ आप अफर्मेटिव एक्शन या भारत में आरक्षण जैसी सुविधाएं आप ला सकते हैं, जिससे कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोग हैं, हास्याकृत लोग हैं, उनका भी भला किसी न किसी तरीके से हो जाए। क्योंकि रॉल्स का मानना था कि जो समाज है वो एक चेन की तरह होता है, और कोई भी समाज उतना ही मजबूत होता है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी मजबूत होती है। रॉल्स ने सामाजिक समझौते को आधार बनाकर उदारवादी व्यक्तिवाद को पुनर्वितरण व सामाजिक न्याय के साथ जोड़ दिया। न्याय की समस्या मूलतः प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की समस्या है। तो प्राथमिक वस्तुएं, तो इसमें सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं हैं और प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं हैं। तो जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, बुद्धि है, सौंदर्य है, स्वास्थ्य है, ये प्राकृतिक पदार्थ हैं। तो इसमें हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते।
क्योंकि प्रकृति ने दिया है, तो अगर किसी व्यक्ति को नहीं दिया है तो हम किसी व्यक्ति से छीन तो नहीं सकते हैं ना। तो ये बात है। लेकिन जो सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं, फॉर एग्जाम्पल अधिकार या स्वतंत्रता, आय या संपदा, शक्ति व अवसर, सम्मान, आत्मसम्मान व गरिमा, ये समाज प्रदत्त है। तो इनको हम व्यवस्थित कर सकते हैं, इनको एक लेक्सिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कर सकते हैं और सभी के लिए इंश्योर कर सकते हैं कि सभी को कम से कम बेसिक राइट मिले, मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी सभी को मिले, अवसर की समानता मिले। और अगर इसमें भी कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं तो फिर विभेद के सिद्धांत के माध्यम से उन्हें अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से उनका भला किया जाए। जो रॉल्स की बुक है उनको देख लेते हैं। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में आती है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में बुक आती है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। द लॉ ऑफ द पीपल 1999 में आती है, द लॉ ऑफ द पीपल। और जस्टिस एज फेयरनेस 2001 में आती है। फिर जॉन रॉल्स, तो इस पर प्रभाव किसका है? लॉक का है और कांट का है। तो लॉक और कांट का जॉन रॉल्स ने समर्थन किया है, लेकिन बेंथम का विरोध किया है। बेंथम के उपयोगितावाद का इन्होंने विरोध किया। फिर विभिन्न नाम देख लेते हैं। तो जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत है उसको शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय भी बोल सकते हैं, प्योर प्रोसीजरल जस्टिस। न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत। फिर न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस। फिर अंतर के सूत्र का सिद्धांत या क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंपनसेशन। ये सब नाम है किसके? जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के। न्याय के नियम, न्याय के उचित क्षेत्र क्या है उनको देख लेते हैं। तो न्याय के नियम या न्याय के उचित क्षेत्र में पहला है समान स्वतंत्रता का नियम यानी मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल। फिर अवसर की समानता का नियम और मतलब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और फिर तर्क संगत विभेद यानी वही विभेद का प्रिंसिपल। तो प्रभाव देख लेते हैं। जॉन लॉक का प्रभाव है तो रॉल्स द्वारा मूल स्थिति की कल्पना या अज्ञान का पर्दा तथा विवेकशील वार्ताकार आज संकल्पनाएं लॉक के सामाजिक समझौते से पूर्व वाली प्राकृतिक स्थिति से ली गई हैं। अज्ञान के पर्दे में वो यह भी नहीं जानते कि वास्तविक समाज में कौन सी बात संघर्ष पैदा करती है, समाज में किन आधारों पर भेदभाव होता है। तो हमने देखा था कि रॉल्स क्या कहता है कि जो व्यक्ति हैं अपनी मूल स्थिति में हैं, ओरिजिनल पोजीशन में हैं, जहाँ पर उन पर अज्ञान का पर्दा है यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस है। तो उन्हें अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या कोई अन्य पृष्ठभूमि नहीं पता है। उन्हें नहीं पता है कि मैं अंबानी की फैमिली से बिलोंग करता हूँ या मैं किसी रोड छाप व्यक्ति के या गरीब की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। किसी व्यक्ति को कुछ नहीं पता है। बस उनके पास थोड़ा अपनी अर्थव्यवस्था का नॉलेज है और उन्हें अपने इंटरेस्ट का नॉलेज है कि हमें किस प्रकार के इंटरेस्ट हमें सूट करेंगे। अर्थव्यवस्था का नॉलेज इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति जो डील कर सके तो फेयर डील कर सके या मैक्सिमम अपने आप को अटेंड करने के लिए डील कर सके, उसके लिए जरूरी है कि उसको अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए। फिर रॉल्स का अज्ञान का पर्दा लॉक के टेबुला रासा कोरी स्लेट की तरह है। जैसे लॉक कहता है ना कि एक जो मनुष्य है जब पैदा होता है टेबुला रासा होता है यानी एक कोरी स्लेट की तरह होता है और उसके जीवन में जैसे जैसे घटनाएं घटती जाती हैं तो उस पर जो अंकन है होता जाता है। ऐसे ही जो अज्ञान का पर्दा है वो हर व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति बना देगा जो कि सभी प्रकार के जो हमारे आत्मा में जो हर प्रकार के दाग लग जाते हैं, हमारे जो हमारा व्यक्तित्व बन जाता है कि हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, वो हम हट जाते हैं। एक हम हमारी जो स्लेट है उस पर जो चीजें अंकित होती हैं वो एक प्रकार से मिटा दी जाती हैं और हम पूरी तरह से एक कोरी स्लेट बन जाते हैं। हमें बेसिक चीजें अर्थव्यवस्था और अपने इंटरेस्ट का पता होता है, बाकी कोई चीजें पता नहीं होती हैं। तो अधिकांश लोग अपनी योग्यता व हुनर से अभिन्न होते हैं, इसलिए असमान समाज के स्थान पर समान समाज में रहना चाहते हैं। अज्ञान के पर्दे में उन्हें अपनी नस्ल, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, धर्म आदि का ज्ञान नहीं होता है। पक्षकार अच्छे शुभ की अपनी अवधारणा व अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को भी नहीं जानते हैं। वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी में निम्नलिखित का कोई ज्ञान नहीं है। जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है या अज्ञानता का पर्दा है उनमें हमें अपनी विशिष्ट इच्छाएं, झुकाव, आवश्यकताएं, पसंद कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। उचित की पर्याप्त धारणा हमको नहीं पता है, कौशल हमें नहीं पता है, हमारी क्षमताएं क्या है ये भी नहीं पता है। हमारे पास कोहली जैसा टैलेंट है या धोनी जैसा टैलेंट है ये भी हमें नहीं पता है। हमारा इतिहास क्या है, हमारी जाति क्या है, हमारी राष्ट्रीयता क्या है, हमारा लिंग क्या है, हमें कुछ नहीं पता। हम कुछ भी हो सकते हैं। विवेकशील वार्ताकारों को अर्थशास्त्र व मनोविज्ञान का आरंभिक ज्ञान होता है। मनोविज्ञान का क्यों? क्योंकि हम अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकें। और अर्थव्यवस्था का ज्ञान क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था से हम जो निगोशिएशन करेंगे उसमें हम अपने आप को मैक्सिमम ले सकें। फिर कांट से कांट से नैतिकता व व्यक्ति की गरिमा के विचार को ग्रहण करता है कि एक व्यक्ति की डिग्निटी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप किसी व्यक्ति को एज अ टूल नहीं यूज करेंगे किसी एक महान कार्य को अचीव करने के लिए। तो रॉल्स के प्रसिद्ध वाक्य है कि अधिकार शुभ से पहले हैं, द राइट इज द प्रायर टू द गुड।
अधिकार शुभ से पहले हैं। यानी कि एक इंडिविजुअल का जो राइट है, जैसे उपयोगितावादी क्या कहते हैं कि अगर आपने 99% लोगों का हित कर दिया तो एक व्यक्ति का हित आप दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन जो रॉल्स है वो कहता है कि अधिकार पहले है, यानी एक व्यक्ति या एक इंडिविजुअल का हित पहले है, यानी 1% लोगों का हित पहले है शुभ के वनस्पत। तो अगर एक व्यक्ति का भी हित कंप्रोमाइज हो रहा है तो वो पहले है, ना कि 99% लोगों का सुख। आत्मन साध से पहले है, सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड। तो जो मैं हूं या जो एक व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी है वो उसके साध्य से बड़ी है। अब पहले इंडिविजुअल को तो उसको तो गरिमा दीजिए। ये दोनों बात कांट के प्रसिद्ध मानता व्यक्ति स्वयं में साध्य है से प्रभावित है। एक व्यक्ति अपने आप में साध्य है, अपने आप में गोल है, आप उसे किसी एंड की आप उसे किसी टूल की तरह यूज मत कीजिए। रॉल्स का आधार कांट की नैतिक आधारभूत उदारवादी मानता है। रॉल्स कांट की विवेकशील बौद्धिकता से प्रभावित है, ना कि डेविड ह्यूम की भावनात्मक बौद्धिकता से। अब बेंथम के बारे में क्या बोलता है उसको भी देखेंगे। चलिए दोस्तों हम बेंथम के बारे में पढ़ेंगे। तो बेंथम, ये रॉल्स बेंथम के उपयोगितावाद का कट्टर आलोचक है। हमने देखा भी था क्यों, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा पर ध्यान नहीं देता है, जबकि गरिमा रॉल्स की न्याय प्रणाली का केंद्र बिंदु है। यानी हर व्यक्ति की डिग्निटी इंपॉर्टेंट है फॉर रॉल्स, जबकि जो बेंथम है वो एक व्यक्ति का हित या 49% लोगों के हित को ये दरकिनार कर देगा इफ 50% ऑफ पीपल आर गेटिंग बेनिफिट। बेंथम का उपयोगितावाद केवल 51% लोगों के हितों की पूर्ति करना चाहता है, जबकि रॉल्स संपूर्ण समाज के विकास पर बल देता है। बेंथम के उपयोगितावाद का सूत्र अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख का निष्कर्ष निकलता है कि अगर 51% लोग दास प्रथा से खुशी हैं तो दास प्रथा उचित है, फिर 49% लोग भले ही उससे दुखी हों। इनमें कोई व्यक्ति दूसरे के सुख का साधन भी बन सकता है। तो वही बात है कि अगर एक व्यक्ति को मारने से 100 लोगों को सुख मिल रहा है अखाड़े में, तो वो उस एक व्यक्ति की मृत्यु भी इनके लिए प्लेजर का काम करेगी। जबकि रॉल्स की न्याय प्रस्था के अनुसार सुखी लोगों के सुख को चाहे कितना ही क्यों बढ़ा दें, उससे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। तो आप किसी भी व्यक्ति को कितना भी अमीर बना दो या अमीर लोगों को आप और अमीर बना दो, आप अंबानी को भारत का नहीं विश्व का सबसे अमीर आदमी बना दो, लेकिन क्या इससे जो गरीब व्यक्ति है, गरीब दुखिया व्यक्ति है, क्या उसका दुख कम होगा? नहीं होगा। तो यही बात है। शब्दावली तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है, मूल बुनियादी संरचनाएं, फिर विशेष पूर्वता क्रम अथवा शब्दकोशीय व्यवस्था यानी लेक्सिकल ऑर्डर, लेक्सिकल प्रायोरिटी की बात करता है, मूल स्थिति ओरिजिनल पोजीशन की बात करता है, मैक्सिमिन नियम की बात करता है, फिर ओवरलैपिंग कंसेंसस की बात आती है, अतिव्यापी सहमति, सुचिंतित या विमर्शी समन्वय यानी रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम की बात आती है, अज्ञान का पर्दा वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात आती है। इसके साथ ही रैशनल नेगोशिएटर या रैशनल एजेंट की बात आती है, तार्किक या विवेकशील वार्ताकार, फिर उचितता या निष्पक्षता के रूप में न्याय, तो जस्टिस एज फेयरनेस, मौलिक या आरंभिक वस्तुएं, तो यही बात है कि जो बेसिक फाउंडेशनल जो वैल्यू है उनके लिए वस्तुएं, फिर सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें देखते हैं मूल या बुनियादी संरचनाएं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो किसी समाज की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक संस्थाएं जो समाज में अधिकारों और कर्तव्यों का वितरण करती हैं तथा सामाजिक सहयोग से प्राप्त लाभों का बंटवारा करती हैं। तो किसी भी समाज की राजनीतिक, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हो गई, आर्थिक यानी कि कोई भी आर्थिक संस्था हो गई, फॉर एग्जाम्पल फिक्की हो गई, या जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो, या सामाजिक संस्थाएं हो सकती हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, तो जो समाज में अधिकारों और कर्तव्यों का वितरण करती हैं तथा सामाजिक सहयोग से प्राप्त लाभों का बंटवारा करती हैं, वही है बेसिक स्ट्रक्चर। रॉल्स ने बुनियादी संरचना को न्याय का प्राथमिक विषय की संज्ञा दी है, अर्थात समाज की मूल संरचना ही न्याय का प्राथमिक सरोकार या विषय है। विशेष पूर्वता क्रम अथवा शब्दकोशीय व्यवस्था, लेक्सिकल प्रायोरिटी या लेक्सिकल ऑर्डर, तो जब तक न्याय का पहला सिद्धांत संतुष्ट नहीं होता दूसरे सिद्धांत तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो न्याय का पहला सिद्धांत क्या है? मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल, यानी सभी के लिए समान रूप से स्वतंत्रता दी जाए जो कि मैक्सिमम हो। तो जब तक ये प्रिंसिपल नहीं सेटिस्फाई होगा तो आप इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी 2B पर नहीं जा सकते। जब तक 2B सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी कि अवसर की समानता अगर आप सभी को नहीं दे पाए, तो आप 2C पे तो 2A पे तो जा ही नहीं सकते हैं, यानी कि विभेद प्रिंसिपल पर। तो एक क्रम से आप जाएंगे। मूल स्थिति ओरिजिनल पोजीशन, तो सामाजिक समझौतावादियों लॉक, रूसो, कांट द्वारा वर्णित प्राकृतिक व्यवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर के समतुल्य या
समतुल्य एक काल्पनिक स्थिति जो सामाजिक समझौते या न्याय के उचित नियम बनाने के लिए आवश्यक है। तो मूल स्थिति क्या है? ये जो सामाजिक समझौतावादी हैं, फॉर एग्जांपल लॉक, रूसो, कांट, इनके द्वारा जो लॉक, रूसो, हॉब्स, लॉक, रूसो है। कांट तो बेसिकली समझौतावादी थिंकर नहीं है। द्वारा वर्णित जो प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर है कि समतुल्य एक काल्पनिक स्थिति है ये, जो सामाजिक समझौते और न्याय के उचित नियम बनाने के लिए आवश्यक है। मैक्सिमिन नियम क्या है? तो यह विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक व आर्थिक असमानताएं तभी उचित हैं जब हीनतम स्थिति वालों को अधिकतम लाभ हो। तो इफ द मतलब जो हीनतम स्थिति वाला व्यक्ति है, जो पंक्ति के लास्ट में खड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर उसको आप अगर असमानताएं इस प्रकार से, इनइक्वालिटी को इस प्रकार से आप एडजस्ट कर रहे हैं कि जो सबसे लास्ट में व्यक्ति है उसको फायदा हो रहा है, तो ये इस प्रकार का जो असमानताएं हैं वो वैलिड हो सकती हैं। ओवरलैपिंग कंसेंसस, अतिव्यापी सहमति, तो न्यायप्रिय संवैधानिक शासन के तहत बनने वाली वह सहमति जिससे पीढ़ियों तक चलने वाले विरोधी धार्मिक, दार्शनिक व नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हों। फिर सैमुअल फ्रीडमैन व एरिन केली ने अपनी पुस्तक द कैम्ब्रिज कंपेनियन टू रॉल्स में न्याय निष्पक्षता सिद्धांत के प्रतिपादन में रॉल्स के काल्पनिक समाज सहमति के तर्क को अहम माना है। सुचिंतित या विमर्शी समन्वय, रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, तो मूल स्थिति व न्याय के सिद्धांत स्थायी नहीं है, ये समय अनुसार बदलते रहते हैं। इसके मध्य विमर्श व चिंतन मनन के द्वारा संतुलन बनाए रखा जा सकता है। तो जो न्याय के नियम है या मूल स्थिति सिचुएशन है वो फ्लक्चुएटिंग है, कभी चेंज भी होती रहती है। तो अगर हमें संतुलन बनाए रखना है तो हमें विमर्श और चिंतन मनन करते रहना पड़ेगा, पब्लिक रीजनिंग करते रहनी पड़ेगी। अज्ञानता का पर्दा, वेल ऑफ इग्नोरेंस, तो मूल स्थिति में व्यक्ति समझौता करते समय अपनी वर्गीय स्थिति, सामाजिक हैसियत, प्राकृतिक योग्यता, बुद्धिमत्ता व क्षमताओं को नहीं जानता। व्यक्ति के इस अज्ञान को अज्ञान का पर्दा कहते हैं। अज्ञान के पर्दे के कारण ही समझौता निष्पक्ष, उचित व वस्तुनिष्ठ होता है। अज्ञान के पर्दे के पीछे जो मूल स्थिति है, उस मूल स्थिति में जो सामाजिक खेल है उसमें शामिल खिलाड़ी भी विवेकपूर्ण चयन या खास पद्धति से सौदेबाजी करते हैं, फिर भी निष्कर्ष नैतिक निकलते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास केवल दो चीजें हैं, या पहले तो उनको अर्थव्यवस्था का थोड़ा बहुत ज्ञान है और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति उनके अंदर है, यानी कि वो अपना हित पहचानते हैं। तो भले ही वो जो खेल खेलते हैं, सामाजिक खेल खेलते हैं, लेकिन वो विवेकपूर्ण चयन या खास पद्धति सौदेबाजी करते हैं, लेकिन फिर भी निष्कर्ष नैतिक निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। तो वो ऐसी बात है, जैसे मान लो आप किसी को केक बांटने के लिए दो, तो अगर आपने जिसको केक बांटने के लिए दिया उसको कह दो कि लास्ट पीस आपका मिलेगा, तो वो ये इंश्योर करेगा कि वो केक को बड़ा या छोटा ना काटे, वो केक के बराबर पीस करे, ताकि अगर उसको कल को लास्ट पीस लेना पड़े तो उसके हिस्से में उतना आए जितना सभी को मिला है, मिनिमम उतना आना चाहिए। इसका कारण है अज्ञान का पर्दा, क्योंकि खिलाड़ियों के पास सिर्फ सामान्य जानकारी है, ना कि अपने बारे में विशिष्ट जानकारी। लोगों को ये नहीं पता है, जैसे धोनी है, धोनी को नहीं पता है कि मैं धोनी हूँ, उसे ये पता है कि मैं खिलाड़ी हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं धोनी हूँ। क्यों? क्योंकि अगर धोनी को पता होगा कि मैं धोनी हूँ तो वो क्यों ही आईपीएल में जो खेलते हैं खिलाड़ी उनके साथ समझौता करेगा? नहीं करेगा। अतः वे पक्षपाती व स्वस्वार्थी नहीं होते। विवेकशील वर्गाकार यानी रैशनल एजेंट, तो विवेकशील वार्ताकार है। तो रॉल्स ने मूल स्थिति में जिन मनुष्यों की कल्पना की है वो विवेकशील वार्ताकार है, रैशनल नेगोशिएटर है। न्याय उचितता निष्पक्षता के रूप में, जस्टिस एंड फेयरनेस, तो इसका तात्पर्य है न्याय की प्रक्रिया उचित व निष्पक्ष होनी चाहिए। तो इसमें यही है कि जो न्याय की प्रक्रिया है वो उचित व निष्पक्ष होनी चाहिए। प्रक्रिया उचित, जैसे यूपीएससी क्या करता है, आपके लिए प्रक्रियाओं को निष्पक्ष कर देता है और उचित उसको बना देता है, तो आप अपने हिसाब से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यूपीएससी और भी तरीके अपनाता है, केवल प्रक्रिया भर नहीं, तात्विक न्याय भी वो इंश्योर करता है आरक्षण के माध्यम से। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, तो रॉल्स के न्याय संबंधी जो सिद्धांत हैं उनके नाम देख लेते हैं। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय है ये। तो हमने जब पढ़ा था जैसे कि रॉल्स ने 3 प्रकार के न्याय बताता है, तो पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, तो यहाँ पर पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय में योग्यता पर बल दिया जाता है। पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय में योग्यता पर बल दिया जाता है और यहाँ पर प्रोसेस प्लस
परिणाम दोनों पर फोकस किया जाता है कि आपकी प्रोसेस भी सही होनी चाहिए और परिणाम भी सही आने चाहिए। अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय में आवश्यकता व पुनर्वितरण पर बल दिया जाता है। तो ये कुछ समाजवादी टाइप का या मार्क्सवादी टाइप का ये कॉन्सेप्ट है, जहां पर केवल परिणाम पर फोकस किया जाता है कि आप परिणाम सही दे दो, प्रक्रिया से मतलब नहीं। और शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय ये योग्यता व आवश्यकता दोनों पर बल देता है। तो अब यहाँ पर योग्यता भी चाहिए और आवश्यकता दोनों पर इसमें बल दिया जाता है। तो अपने न्याय सिद्धांत को यह नाम स्वयं राल्स देता है। इसका तात्पर्य है प्रक्रियात्मक न्याय प्लस तात्विक न्याय, यानी कि आपको प्रोसीजरल जस्टिस प्लस सब्सटेंटिव जस्टिस दोनों का समन्वय करना है। अर्थात योग्यता व क्षमता का सम्मान भी जरूरी है तथा सामाजिक न्याय के लिए कल्याणकारी गतिविधियां व पुनर्वितरण भी जरूरी है। इस प्रकार राल्स पूंजीवादी नहीं, कल्याणकारी राज्य का समर्थक है। फिर न्याय का अनुबंध मूलक या सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस, राल्स की मूल स्थिति की संकल्पना लाख की प्राकृतिक अवस्था से साम्य रखती है। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत, तो सभी व्यक्तियों को राज्य द्वारा मूलभूत आवश्यकता पूर्ति हेतु सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं का वितरण किया जाता है। सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं क्या है? अधिकार है, स्वतंत्रता है, आय है, संपदा है, शक्ति है, अवसर है व आत्मसम्मान। न्याय का फल निरपेक्ष या परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत इसे कहते हैं। परस्पर व्यापी मैत्रिक सिद्धांत यानी ओवरलैपिंग कंसेंसस का सिद्धांत इसे कह सकते हैं। जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में इसको कह सकते हैं। निष्पक्षता या उचितता के रूप में न्याय, और अंतर के सूत्र या विभेदों का सिद्धांत मैक्सिमनी प्रिंसिपल भी इसे कह सकते हैं। विभेद का आधार हीनता में स्थिति वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ हो। तो जो व्यक्ति हास्याकृत है, जो व्यक्ति पिरामिड के सबसे लास्ट पायदान पर है, उनका हित सबसे पहले होना चाहिए, उनको अधिक से अधिक लाभ होना चाहिए। तो अगर इस आधार पर आप विभेद कर रहे हैं तो वो जायज है। सामाजिक विषमताएं तभी हों जब इसके आधार पर निर्धनतम लोगों का हित किया जा सके। तो सामाजिक जो विषमताएं हैं, फॉर एग्जाम्पल आप आरक्षण दे दिए, इससे क्या होगा? ये सामाजिक विषमताएं हैं, आप किसी को प्रमोट कर रहे हैं और किसी को आप डिमेन कर रहे हैं। लेकिन एक शर्त देता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर जो हीनतम स्थिति वाले लोग हैं, यानी जो ST ST OBC कैटेगरी के लोग हैं, उनको अगर मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है तो आरक्षण देने में या अफर्मेटिव एक्शन जो कि अमेरिका में है देने में कोई बुराई नहीं। भेदभाव मूलक सिद्धांत के आधार है हीनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ। इसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति को असाधारण योग्यता या परिश्रम के लिए विशेष पुरस्कार तभी न्याय संगत होगा जब उससे दीनहीन व्यक्तियों को अधिकतम लाभ पहुंचे। तो इसका एक और इंटरप्रिटेशन ये भी निकाली जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल आपको डॉक्टरी का पद दे दिया गया है या आप MBBS बन गए, तो ये आपको क्यों दिया जाएगा? ये इसलिए दिया जाएगा कि आप उस डॉक्टरी का उपयोग करके जो हीनतम स्थिति वाले हैं उनको आप अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सके। तो असमानताएं, अब अगर किसी को आपने डॉक्टर बना दिया या कोई IAS बन गया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इससे समाज में असमानता फैलेगी, लेकिन ये असमानता जायज है। क्यों? क्योंकि इससे जो हीनतम स्थिति वाले लोग हैं उनका कल्याण हो रहा है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, तो अर्थात हीनतम स्थिति वाले लोगों के सामाजिक कल्याण हेतु सकारात्मक कार्यवाही। तो यही है, आप अफर्मेटिव एक्शन या आरक्षण के माध्यम से जो हीनतम स्थिति वाले लोग हैं उनका सामाजिक कल्याण करिए। तो यूएसए में श्वेतों भारत में आरक्षण के लिए संरचनात्मक भेदभाव का समर्थन किया गया है। न्याय पुरस्कार नहीं, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, और ऐसा बोलता है। तो न्याय के नियम का सिद्धांत, तो न्याय के दो नियम है, पहला स्वतंत्रता से संबंधित है, दूसरा समानता से संबंधित है। तो इसमें जो पहला नियम है समान स्वतंत्रता का नियम है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति को सबसे विस्तृत स्वतंत्रता का ऐसा समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो दूसरों की वैसी स्वतंत्रता के साथ निभाया जा सके। तो मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल, ये पहला प्रिंसिपल है, मोटा तौर पर इसको याद रखिएगा। फिर सामाजिक और आर्थिक विषमताएं इस ढंग से व्यवस्थित की जाएं। अब रॉल्स कहता है कि जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएं हैं ये नेचुरल हैं। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति समाज में फॉर एग्जांपल अंबानी घर पैदा हुआ तो अब उसकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत हो जाएगी। कोई समाज में उच्च वर्ग में पैदा हुआ तो उसकी स्थिति जो अन्य लोग हैं उनसे अच्छी हो ही जाएगी। तो ये नेचुरल है, लेकिन उसको इस तरह से आप व्यवस्थित करिए कि जो हीनतम लोग हैं यानी हास्याकृत लोग हैं उनको फायदा हो। तो इसमें हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ हो, तो लीस्ट एडवांटेज जो पीपल हैं उनको ग्रेटेस्ट बेनिफिट हो। और ये विभेद डिफरेंस प्रिंसिपल हो सकता है या विभेद मूलक सिद्धांत है, ये डिफरेंस प्रिंसिपल है जहां से अफर्मेटिव एक्शन या आरक्षण का सिद्धांत निकलकर आता है। फिर दूसरा है ये विषमताएं उन पदों व स्थितियों के साथ जुड़ी हों जो अवसर की उचित समानता को शर्तों पर सबके लिए सुलभ, जो अवसर की उचित समानता की शर्तों पर सबके लिए उपलब्ध हो, यानी प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, अवसर की उचित समानता का नियम। तो समान स्वतंत्रता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, तो यह पहली प्राथमिकता है। इसके तहत नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रताएं आती हैं। तो नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रताएं इसमें आती हैं। आपको वोट देने का अधिकार,
आपकी स्वतंत्रता, आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सब नागरिक स्वतंत्रताएं और राजनीतिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत आता है। प्रथम नियम का आधार है शुभ की बजाय अधिकार महत्वपूर्ण है। तो आप किसी का गुड मत करिए या किसी का शुभ मत करिए, किसी का आप हित मत करिए, उससे ज़्यादा है कि आप किसी को राइट दे दीजिए। राइट ज़्यादा महत्वपूर्ण है समाज के कल्याण से। फिर भिन्नता या विभेद का नियम, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस, तो यह नियम आर्थिक सामाजिक विषमता को लागू करता है। यह आय और धन के वितरण पर लागू होता है। अवसर की समानता का नियम, यह दूसरी प्राथमिकता। तो अब देखिए, भले ही ये यहाँ पर मतलब टू के बाद ये है डिफरेंस प्रिंसिपल, लेकिन अगर देखा जाए तो क्रोनोलॉजिकली जो लेक्सिकल ऑर्डर बताता है ना रॉल्स, उसमें दूसरी प्राथमिकता अवसर की समानता की है। इसीलिए मैं बार बार ये बोल रहा था कि पहले तो एक है मैक्सिमम इक्वालिटी फॉर ऑल, दूसरे में 2B आएगा यानी अवसर की समानता, फिर 2A आएगा विभेद प्रिंसिपल, और तर्कसंगत भेदभाव का नियम, यह तीसरी प्राथमिकता है। इसका तात्पर्य हीनता में स्थिति वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु आरक्षण की व्यवस्था या सकारात्मक भेदभाव। उपयुक्त तीनों नियम क्रमानुसार अपनाने हैं। इसे ही रॉल्स न्याय के उचित क्षेत्र की संज्ञा देता है। लेक्सिकल ऑर्डर, शब्दकोशी व्यवस्था। लेक्सिकल ऑर्डर अर्थात जब तक न्याय का प्रथम नियम संतुष्ट न हो तो दूसरे तक पहुंचा नहीं जा सकता। जब तक आप मैक्सिमम इक्वालिटी फॉर ऑल सबको नहीं देते हैं, तब तक आप अवसर की समानता पर नहीं बढ़ सकते हैं। और इसी तरह आप तीनों को एक क्रम से जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले लास्ट में गए, फिर पहले में आए, फिर दूसरे में गए, ये एक क्रम से जाइए आप। रॉल्स ने न्याय के निष्पक्ष रूपी तकाजों को पूरा करने के लिए उपयुक्त नियम बनाने व इन्हें लागू करने का वितरण प्रस्तुत किया है। इसका आधार लोन एल फुलर की पुस्तक मोरालिटी ऑफ लॉ से लिया गया। फिर जो रॉल्स है उसकी जंजीर या श्रृंखला का सिद्धांत, तो उसमें हमने देखा था कि जो कोई भी समाज है वो श्रृंखला एक श्रृंखला की तरह होता है, एक जंजीर की तरह होता है, और कोई भी समाज उतना ही मजबूत होता है जितनी मजबूत उसकी जो जंजीर है उसकी एक सबसे कमजोर कड़ी होती है। और न्याय का तात्पर्य है सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, अर्थात पिछड़े व हीन वर्ग के उत्थान हेतु उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। जंजीर या श्रृंखला सिद्धांत, चेन कनेक्शन थ्योरी, सामाजिक कल्याण से संबंधित है। जॉन रॉल्स का प्रसिद्ध कथन है कि कोई भी समाज जंजीर के समान होता है और कोई भी जंजीर अपनी सबसे कमजोर कड़ी से मजबूत नहीं होती। इस तर्क का सार यह है कि अधिक प्रतिभाशाली लोग कम प्रतिभाशाली लोगों के साथ मिलकर ही अपनी प्रतिभा व अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आपने बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी ला दी तो इससे क्या होगा कि केओस पैदा हो जाएगा। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब होगा वो नफरत करने लगेगा आपसे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो चोरी चकारी करेगा, तो आप एक घर में डाका डालेगा, तो आपकी संपत्ति कहीं ना कहीं तो जाएगी ही। तो इससे अच्छा है कि आप उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट दे दो। न्याय समाज के पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा है। ये कोऑपरेटिव वेंचर है जहाँ पर आप अपने आय का कुछ हिस्सा दूसरों को दे देते हैं। समाज पारस्परिक फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम, कमोबेश आत्मनिर्भर व आवश्यक नियमों द्वारा शासित है, जैसा जॉन रॉल्स बोलते हैं। तो अब रॉल्स की आलोचना देख लेते हैं। तो रॉल्स, हमने देखा था कि रॉल्स का जो सिद्धांत है, जब उसने 1971 में थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रोपाउंड की, उसके बाद जो परंपरागत राजनीति थी उसका पुनर्जन्म होता है, और यहाँ से जो रॉल्स का नियम है ये केंद्र में आ गया। तो अब यहाँ से हमने कहा था कि रॉल्स के बाद 20वीं शताब्दी में जो कुछ भी हुआ, रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बाद 20वीं सदी में जो कुछ भी हुआ वो या तो रॉल्स के पेपर केंद्रित था या रॉल्स की उसमें आलोचना की गई थी, उसका समर्थन किया गया था। रॉल्स को इग्नोर कहीं पर नहीं किया गया था। रॉल्स के ऐसा कहीं नहीं हुआ जहां पर रॉल्स की चर्चा ना की जाए। तो अब रॉल्स इतना बड़ा थिंकर है तो उसके आलोचक भी रहे, इतनी बड़ी थ्योरी दे रहा है तो आलोचना तो होगी। तो इसमें समतावादी जो है, इसमें सीबी मैकफर्सन है बेसिकली, वो अपनी पुस्तक है डेमोक्रेटिक थ्योरी ऐसे इन रिट्रीवल 1973 में आती है। तो इसमें रॉल्स उदार लोकतांत्रिक पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य का प्रवक्ता है, ऐसा वो कहते हैं कि जो रॉल्स है ये क्या है, लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट वेलफेयर स्टेट है, उसका ये प्रवक्ता उभर कर सामने आ रहा है। बेसिकली ये चीजों को समन्वित करके ये कल्याणकारी राज्य बनाना चाहता है, जिससे कि लोग बहुत ज्यादा क्रांति ना करें। मार्क्सवादी, तो ये रॉल्स पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक है क्योंकि वो मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी को पहले में रख देता है। स्वच्छतंत्रवादी यानी जो न्यू लिबरल्स हैं या लिबर्टेरियन थिंकर हैं, नॉजिक और हैक जैसे लोग, तो ये क्या बोलते हैं कि रॉल्स समानता पर अधिक बल देकर संपत्ति स्वतंत्रता की अवहेलना करता है। तो
रॉल्स ने समानता पर अधिक बल दिया है, जिससे कि वह संपत्ति की स्वतंत्रता है उसकी अवहेलना कर देता है, जो कि जो इच्छा तंत्रवादी हैं, इच्छा तंत्रवादी हैं, ये इसको बहुत ही गलत मानते हैं। समुदायवादी हैं जो कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, तो रॉल्स सामान्य गुण को नहीं अपनाता है। हमने देखा था कि बेंथम का विरोध करता है और कहता है कि इंडिविजुअल गुड या राइट इज प्रायर टू गुड, माने राइट या एक व्यक्ति के इंडिविजुअल गुड ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कॉमन गुड। तो ये कॉमन गुड को नहीं अपनाता है। सेंडल क्या कहते हैं, लिबरल, उनकी पुस्तक का क्या नाम है, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, 1982 में आती है। 1982 में आती है। न्याय नहीं, भ्रातृत्व प्रथम सद्गुण है। अब ये कहते हैं कि जस्टिस इज नॉट द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी सोशल इंस्टीट्यूशन बट फ्रेटर्निटी, यानी भ्रातृत्व ये क्या है, प्रथम सद्गुण है। फिर उसमें जो अमर्त्य सेन है, ये आइडिया ऑफ जस्टिस, इनकी पुस्तक सन 2009 में आती है। पुस्तक में समुदायवादी, स्वतंत्रवादी यानी नॉजिक, नारीवादी, मार्क्सवादी व वैश्विक न्याय थॉमस पोगे द्वारा की गई रॉल्स की आलोचना को शामिल इसमें किया गया है। फिर थॉमस पोगे ये रॉल्स वैश्विक न्याय में भेदमूलक सिद्धांत को नकारते हैं। तो थॉमस पोगे क्या बोलता है कि वैश्विक न्याय में जो रॉल्स हैं ये भेदमूलक सिद्धांत यानी डिफरेंस प्रिंसिपल को नकार देते हैं। डिफरेंस प्रिंसिपल यानी कि जो राज्य कमजोर हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाए, उनको ज्यादा तरजीह दी जाए, इस चीज को वो नकार देते हैं इंटरनेशनल स्फीयर में, और हर राज्य को या हर नेशन को वो समान ट्रीट करते हैं इफ इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशन। सीबी मैकफरसन, उनकी बुक का क्या नाम है, डेमोक्रेटिक थ्योरी एसे एंड रिट्रीवल, 1973 में आती है। मैकफरसन जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को उदारवादी, लोकतांत्रिक, पूंजीवादी, कल्याणकारी राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि रॉल्स ने न्याय का सार्वभौमिक सिद्धांत देने की बजाय उदारवादी मूल्यों को ही तार्किकता का आधार दिया। रॉल्स स्वयं यह स्वीकार करता है कि न्याय का सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरों की समानता पर आधारित है। वामपंथी समतावादी सीबी मैकफरसन ने रॉल्स की आलोचना करते हुए उसे उदार, लोकतांत्रिक, पूंजीवादी, कल्याणकारी राज्य का प्रवक्ता कहा। एडवोकेट ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट वेलफेयर स्टेट। अमर्त्य सेन की बुक है आइडिया ऑफ जस्टिस, 2009 में आती है। इस पुस्तक में समुदायवादी, स्वतंत्रवादी यानी नॉजिक, नारीवादी, मार्क्सवादी व वैश्विक न्याय थॉमस पोगे द्वारा प्रस्तुत रॉल्स की आलोचना को शामिल किया गया है। अमर्त्य सेन के अनुसार रॉल्स बांसुरी तो सबको देता है पर बजाना किसी को नहीं सिखाता, वह क्षमता विकास के रूप में न्याय की अवहेलना करता है। तो रॉल्स आरक्षण के माध्यम से बांसुरी तो सबको देना चाह रहा, लेकिन बेसिकली जब हम लोग अमर्त्य सेन को पढ़ेंगे तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग पर ज्यादा फोकस करता है कि आप किसी व्यक्ति को मछली देने से अच्छा है कि उसे मछली कैसे पकड़ते हैं वो सिखा दीजिए। और रॉल्स ऐसा नहीं कर पा रहा है, वो लोगों को मछली पकड़ना नहीं सिखा रहा है बल्कि वो लोगों को मछली दे रहा है। इससे क्या होगा कि एक व्यक्ति की जो इच्छाएं कभी नहीं भरेगी, एक व्यक्ति कभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा कि आत्मनिर्भर बन जाए। तो यही बात है, इसको ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं।